Hello students, welcome to the MSS International Public School. Today's we will do study about the cell. देखिए हम लोग क्या कर रहे थे कि जो भी आई होप जो भी आपके हॉलीडेज चल रहे हैं इनमें आप अच्छे से स्टडी कर रहे हो जो भी हम अपना आपको ऑनलाइन जो वर्क सेट कर रहे हैं उनको आप अच्छे से पढ़ रहे हो और उनको अपनी जो नोटबुक है उसमें लिख रहे हो ठीक है। देखिए हमारी तो यही आपसे आशा है कि आप सब कुछ अपना वर्क बहुत अच्छे से करें, लेकिन क्या है कि जब भी हम कोई नोट्स आपको सेंड करते हैं या फिर क्वेश्चन आपको सेंड करते हैं उधर से आपका हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता। कुछ स्टूडेंट्स की हमारे पास में क्वेरी भी आई कि मैम जो नोट्स वगैरह है, क्वेश्चन है वो कैसे करें? कुछ बच्चों की जो क्वेरीज़ हमारे पास में आई। लेकिन क्या है कि इससे समझ नहीं आ पा रहा कि आप उनको सही से समझ पा रहे हो या नहीं नहीं समझ पा रहे हो। इसीलिए हम लोगों ने एक स्टेप लिया कि हम क्या करेंगे, जो भी आपको मैटर सेंड करते हैं, उसकी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद आपको सेंड करेंगे। जिससे कि आपको समझने में, उसको अंडरस्टैंड करने में क्या हो, आपको आपके लिए ईज़ी हो जाए, ठीक है? क्योंकि ये जो भी चीज़ें हैं, जो भी स्टेप लिए जा रहे हैं, वो सब आपके लिए जा रहे हैं, आपके लिए ले जा रहे हैं ताकि आप लोग उसको पढ़ें, ठीक? क्योंकि देखिए जो 10th है और जो 12th है उनके बोर्ड्स आने वाले हैं और टाइम कब बीत जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा। अगर आपकी छुट्टियाँ कुछ हो रही हैं या फिर क्लासेस चल रही हैं तो आपको बिल्कुल सीरियस होके पढ़ना है। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं द सेल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो आज जो क्लास 9th है उसके लिए हम लोग ने ये क्लास ले रहे हैं। लेकिन क्या है कि आप आगे ज किसी भी कॉम्पिटिशन में बैठेंगे या फिर जनरल साइंस का मतलब कोई भी आप कॉम्पिटिशन देने बैठेंगे तो जनरल साइंस में सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर लगते हैं, ठीक है? तो चलिए आज का जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मैं थोड़ा-सा इसके बारे में जान लेते हैं, अगर मैं सेल की बात करूँ, देखिए, जैसे एक घर होता है, उसमें एक ईंट-ईंट जोड़ के दीवारें बनती हैं, कमरा बनता है, रूम बनता है, उसके बाद वो पूरा का पूरा क्या होता है, घर कंप्लीट होता है। उसी तरीके से अगर हम ह्यूमन्स की बात करें, तो उसमें क्या होता है, एक सबसे छोटी यूनिट होती है ना, द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ, ठीक है ना? सबसे बेसिक यूनिट होती है, सबसे छोटी होती है, सेल होती है। एक-एक सेल जुड़ के क्या बना देती है, पूरी ह्यूमन बॉडी बना देते, चाहे हम प्लांट्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें, चाहे मैं एक चींटी की बात करूँ, चाहे मैं एक हाथी की बात करूँ, वो कितना भी चाहे कितना भी छोटा एनिमल है, कितना भी बड़ा एनिमल है, सब किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। एक कंपार्टमेंट होता है जिसके अंदर क्या होता है बहुत सारे जो ऑर्गनल सिस्टम होते हैं वो प्रेज़ेंट होते और ऑर्गन्स जो होते हैं प्रेज़ेंट होते हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस जिसके अंदर डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल हो वो प्रेज़ेंट होता है, गोल्गी बॉडी होती है और प्लांट सेल्स में कुछ अलग होते हैं जैसे कि उसके अंदर क्या होता है क्लोरोप्लास्ट होता है। एनिमल सेल की बात करें तो उसमें क्या होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इस तरीके से उसके अंदर क्या ऑर्गेनेल्स प्रेज़ेंट रहते हैं, ठीक? तो थोड़ा-सा इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, A cell is the smallest unit that is capable of performing life function। अगर मैं इसकी एक डिफरेंट एक अलग से इसकी जो एक डेफिनेशन बताऊं तो क्या होती है द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए मैंने बोला था स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि अलग-अलग तरीके की सेल्स होती है बॉडी में। कुछ क्या करती है स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं, कुछ क्या होती हैं कि फंक्शन परफॉर्म करती हैं। जैसे कि मैं बात करूँ बालों की, कि जो हेयर होते हैं उनको जो एक प्रोटीन बनाती है, कौन-सी प्रोटीन बनाती है? उनको बनाती है केराटिन प्रोटीन। कौन-सी प्रोटीन बनाती है? केराटिन प्रोटीन रिस्पांसिबल होती है बालों को बनाने के लिए, नेल्स बनाने के लिए, ठीक है? तो वो क्या है उसका फंक्शन है। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। देखिए, अगर मैं बात करूँ सेल, तो सेल मिलके क्या बनाती है? सेल मिलके बनाती है टिश्यू। क्या बनाती है? टिश्यू, ठीक है बेटा? और टिश्यू की बात करूँ मैं तो सेल मिलके टिश्यू बना रही हैं, टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स, ठीक है? और ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम, ठीक है? इस तरीके से पूरी क्या होती है एक बॉडी तैयार हो जाती है। या मैं प्लांट के केस में बात करूँ, एनिमल सबका प्रोसेस यही है। एक छोटी-सी सेल, इतनी छोटी-सी सेल जिसको हम विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते, उसके अंदर इतने ऑर्गन और जो ऑर्गेनेल्स है वो प्रेज़ेंट होते हैं, जिनका डिफरेंट डिफरेंट वर्क होता है। जैसे कि यहाँ पे आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये सेल की स्ट्रक्चर है, ठीक है? ये किसकी स्ट्रक्चर है? एक सेल की स्ट्रक्चर। अभी हम सिंपली कॉमन एक सेल की बात कर रहे हैं, ना हम एनिमल बोल प्लांट सेल बोल रहे हैं, ना ही हम प्लांट सेल बोल एक सिंपल सेल की मैं बात कर रही हूँ, ठीक? इसमें क्या है सबसे पहले क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है, ठीक? न्यूक्लियस में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। कोई भी सेल सेल तब है जब उसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस
क्या है, उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। मेरी बात सुनिए गौर से, कोई भी सेल तब सेल है अगर उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है और न्यूक्लियस में भी क्या है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। कुछ सेल्स ऐसी भी होती हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होती, जैसे क्या होता है, ह्यूमन ब्लड की जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उसके जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स में क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता। लेकिन अभी मैंने बोला कोई भी सेल तब है जब उसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट हो। जिस टाइम पे रेड ब्लड सेल्स बन रही होती है, प्रीमेच्योर होती हैं, तो उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, लेकिन वो अपना वर्क कंप्लीट करके, क्योंकि किसी भी सेल को अपना वर्क परफॉर्म करने के लिए उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है उसके ही थ्रू क्या होगा, वर्क होंगे। ठीक, तो क्या होता है कि वो जिस टाइम पे प्रीमेच्योर रेड ब्लड सेल्स होती है, वो अपना वर्क करके न्यूक्लियस वहां से क्या हो जाता है, धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है। क्यों? क्योंकि रेड ब्लड सेल्स में हमें सबको पता है क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है। तो हीमोग्लोबिन को क्या मिले, स्पेस मिले, इसलिए वहां से न्यूक्लियस क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। और क्योंकि हीमोग्लोबिन का वहां पे वर्क है, ठीक है। तो अगर कभी पूछा जाए कि ऐसी कौन सी सेल है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता, रहता है प्रीमेच्योर कंडीशन में, वो रेड ब्लड सेल्स है। ठीक है, तो जैसे एक सेल है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में क्या है, डीएनए, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। फिर क्या है उसके पास में जाए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है, कैसे, जैसे हाईवे होती है, हाईवे पे जैसे हाईवे की जो गाड़ियां वगैरह जो चलती हैं उनको हाईवे की जरूरत होती है, उसी तरीके से जब प्रोटीन का बनना होता है उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, बहुत अहम जो इंपॉर्टेंट जो रोल होता है, प्ले करता है। ठीक, उसके बाद क्या है यहाँ पे, गोल्गी बॉडीज होती है, एक पोस्ट एज ए पोस्ट ऑफिस वर्क करती है। अभी हम इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे किस तरीके से मॉडिफिकेशन होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस जो एनर्जी देता है, कुछ भी उसमें सेल में जो भी वर्क होना है उसके लिए जो एटीपीज जो एनर्जी यूज होगी वो यहीं से मिलती है। ठीक, इसके अंदर राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स एक ऐसी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोटीन बनाने के लिए। हमारी बॉडी में कहीं पे भी कोई भी प्रोटीन बननी है, कि स्किन से रिलेटेड बननी है, हेयर से रिलेटेड बननी है, कहीं पे भी कुछ भी बनना है, तो वो राइबोसोम ही हेल्प करते हैं। ठीक है, अगर देखें फिर क्लोरोप्लास्ट है, प्लांट के केस में करें जो फोटोसिंथेसिस होती है उसको परफॉर्म करने के लिए जो क्लोरोप्लास्ट है वही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, तो ये एक सिंपल से मैंने सेल की आपको स्ट्रक्चर बताई। अब थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं, सेल के बारे में आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए थोड़ा सा अब इसकी डिस्कवरी के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए जो भी मतलब सबसे पहले अगर हम किसी भी चीज के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उसके बारे में सबसे पहले किसने उसको डिस्कवर किया, नाम किसने दिया। ऐसे तो था नहीं कि सेल एकदम से उसको नाम दिया, सबसे पहले किसी ने देखा। तो एक अगर हम बात करें तो एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक। कौन से है, रॉबर्ट हुक। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1665 में डिस्कवर किया कि सेल टाइप कुछ होता है। मतलब उन्होंने जस्ट एक अपना खुद का उन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया था, जो आपको पिक्चर में इधर की तरफ दिख रहा है, खुद का उनको माइक्रोस्कोप था। अगर आप आज के मॉडर्न जो माइक्रोस्कोप देखोगे तो उसमें क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। देखिए जिस टाइम पे अगर हम लोगों के घर में जो टीवी होता है, ठीक, पहले जो सबसे पहले जो टीवी था, ठीक, वो बिल्कुल डिफरेंट था। कंप्यूटर की बात कर लो, सबसे पहले बिल्कुल डिफरेंट था, क्योंकि वो जब स्टार्टिंग में इन्वेंट किए जाते हैं तो वो धीरे धीरे उनके अंदर क्या आते हैं, मॉडिफिकेशन आते हैं। ठीक, तो इस अगर ये वाला साइज देखे और मॉडर्न देखे बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये क्या था, रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने खुद का ये माइक्रोस्कोप था, इसमें ऑब्जर्व किया था। इसमें क्या था, सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। ही ऑब्जर्व्ड अ थिन स्लाइस ऑफ पोर्क अंडर हिज सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। उन्होंने क्या किया, जो पेड़ होता है, ट्री होता है, उसकी जो छाल होती है, कॉर्क बोलते हैं उसको, उसमें देखा। उन्होंने कुछ इस टाइप के कंपार्टमेंट से देखे, इस टाइप के क्या देखे, कुछ कंपार्टमेंट से देखे उन्होंने। ठीक, तो उन्होंने क्या किया कि जैसे हम देखते हैं ना, जो हनी कॉम्ब जो होता है, जो हनी बी जो होती है, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, उसमें इस टाइप की सेल्स सी होती हैं। तो उन्होंने एक सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने डेड सेल्स में सेल को क्या किया था, डिस्कवर किया था। ठीक, तो उन्होंने कहाँ पे किया था, दिस slice of pork resembled the structure of the honeybee consisting of small compartment। ये जो छोटे छोटे पार्ट्स थे, इन्होंने इसको क्या नाम दिया, इसको शेल नाम दिया। ये बिल्कुल कैसे दिखते थे, जैसे हनी बी का छत्ता होता है उसकी तरह। देखो इधर जो डायग्राम है ये वाला, हनी जो कॉम्ब होता है उस टाइप की उसमें क्या दिख रही है, ये स्ट्रक्चर दिख रही है। इन्हीं को इन्होंने कंपार्टमेंट को क्या नाम दिया, सेल नाम दिया। ठीक, ये कॉर्क है, उसका जो प्लांट होता है, उसकी जो बार्क होती है, उसकी जो छाल होती है, उस पे इन्होंने स्टडी किया था। और एक चीज इन्होंने किसमें डिस्कवरी की थी, इन्होंने की थी डेड सेल में। ठीक, जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने किसमें की थी, डेड सेल में डिस्कवरी की थी। और अगर बात आए कि लाइव सेल में किसने की थी, वो थे एंटोनी लिवेन हॉक। एंटोनी एंटोनी लिवेन हॉक।
तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना? ठीक, तो अब नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हम सेल के बारे में थोड़ा-सा और पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, द शेप एंड साइज ऑफ सेल आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। देखिए, डिपेंड करता है सेल के साइज पे, शेप पे, कि वो अलग-अलग हमारी बॉडी के अंदर क्या करती हैं, अपना जो फंक्शन होती है वो परफॉर्म करती है। देखिए, थोड़ा-सा इसमें आगे चलते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे ये वाली जो स्लाइड है, इसमें देखिए, जैसे सबसे पहले देखें, जो न्यू नर्व सेल है, नर्व सेल का क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी के अंदर एक नेटवर्क रहता है। देखिए, हमारा जो ब्रेन होता है वो कंट्रोल ऑफ द बॉडी होता है। उसके लिए जो उसकी मैसेज लेके जाना, मैसेज लेके आती है, वो सब न्यूरॉन्स करती है, नर्व सेल करती है। तो उससे क्या है, वो पूरी होल बॉडी में कहाँ होती है, ब्रांच में जो मतलब एज ए ब्रांच क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इनकी शेप इसलिए है क्योंकि इनको क्या करना है, इनको मैसेज ट्रांसफर करना है। ठीक, अगर मैं बात करूं किसकी, मैं बात करूं ब्लड सेल्स की बात करूं, ठीक है, ब्लड वेसल्स की बात करूं, तो राउंड क्यों है, क्योंकि इनको क्या करना है, इनको ब्लड को आ, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना है। ठीक है, सब जो सेल्स है, बोन सेल हो गई या मैं फैट सेल की बात करूं, इन सब का साइज और शेप उसके अकॉर्डिंग है, जैसा इनका क्या है, वर्क है। ठीक है, each living cell has the capacity to perform certain basic function. सेल कंटेन अ स्पेसिफिक कंपोनेंट कॉल्ड ऑर्गेनल्स। अभी हम लोगों ने बात की थी, जो सेल होती है उसके अंदर क्या है, अपने जो एक सेल है छोटी सी, उसके अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उनका सबका अपना अलग अलग वर्क है। अगर मैं आउटर मोस्ट कवरिंग की बात करूं, इसमें एक प्लांट सेल है और एक क्या है, इसमें एनिमल सेल है। देखिए, टू टाइप्स की सेल होती है, एक होती है कौन सी, प्रोकैरियोटिक, एक कौन सी होती है, प्रोकैरियोटिक। अगर मैं सिंपली सेल को डिवाइड करूं, प्रोकैरियोटिक, ठीक है, एक क्या होती है, ये होती है फर्स्ट, और सेकंड कौन सी होती है, सेकंड होती है यूकैरियोटिक सेल। सेकंड कौन सी होती है, यूकैरियोटिक सेल। अब देखिए, प्रो का मतलब होता है ओल्ड, यू का मतलब होता है न्यू। जो यूकैरियोटिक सेल्स है, वो इन इवोल्यूशन होने के बाद में प्रोकैरियोटिक सेल से ही यूकैरियोटिक सेल बनी है। ठीक, प्रोकैरियोटिक सेल क्या थी, सबसे सिंपलेस्ट सेल थी। अगर हम एग्जांपल दूं तो मैं बैक्टीरिया का दूं, उस सेल्स में ज्यादा, अगर मैं ऑर्गन्स की बात करूं तो प्रेजेंट नहीं थे उसके अंदर, सेल ऑर्गेनल्स ज्यादा प्रेजेंट नहीं थे। ठीक है, वो एक एक सिंपल सेल थी। अगर मैं बात करूं यूकैरियोटिक सेल्स की, जैसे कि अभी हम बात करते हैं, अगर हमें पुराने जमाने की बात करूं, अगर हम अपने पूर्वजों से, मतलब जो हमारे दादा दादी हैं, उनसे हम सुनते हैं कि जो पहले संसाधन थे, पहले जैसे ट्रांसपोर्ट का सिस्टम ही देख ले, या फिर रहने की, हम जहाँ पे हम जगह पे रह रहे हैं उसमें जो हमारे पास में इस टाइम पर रिसोर्सेज हैं, अगर हम पहले की बात करें तो अब इतना मॉडर्नाइज हो गया है टाइम, कि वो धीरे धीरे हमारे पास में रिसोर्सेज ज्यादा हो गए हैं पहले के अकॉर्डिंग। उसी तरीके से सेल्स हैं। प्रोकैरियोटिक अगर मैं सेल्स की बात करूं तो इसके अंदर सिंपली उतने ही थे। अगर मैंने अमीबा की बात करी तो वो सिंगल सेलुलर होता है। ठीक है, एक ही सेल होती है जो उसकी क्या होती है, कंप्लीट उसको बनाती है। ठीक, लेकिन अगर हम अपनी बात करें तो हमारे में क्या, थ्री जर्म लेयर प्रेजेंट रहती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। अभी थोड़ा डिस्कस करेंगे उनको आगे। ठीक, तो अगर मैं अब हम बात करें यहाँ पे टिपिकल प्लांट और एक एनिमल सेल की बात कर रहे हैं, ठीक, वो होगी प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। अगर मैं यूकैरियोटिक सेल की बात करूं तो उसमें कौन सी है, एक है प्लांट सेल, एक कौन सी, एनिमल सेल। इनमें मेन डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो जो प्लांट सेल होती है उसमें क्या मिलती है, आउटर, अगर हम मेम्ब्रेन से स्टार्ट करते हैं, जो इसकी आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, तो जो प्लांट सेल है उसमें मिलती है सेल वॉल। ठीक, और अगर मैं बात करूं जो एनिमल सेल की बात करूं तो इसके अंदर क्या मिलती है, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। देखिए, सेल की वॉल की वजह से ही ये बहुत हार्ड होती है। ठीक है, इसकी वजह से जो प्लांट होते हैं वो एक जगह स्टैंड होते हैं। ठीक है, ये एनिमल्स में नहीं मिलती है, सिर्फ किसमें मिलती है, प्लांट्स में मिलती है। तो उनको प्रोटेक्ट करती है, जिस तरीके से एनिमल में क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है, वो क्या करती है, सेलेक्टिव होती है। जैसे कोई कॉलोनी है, कोई घर है, या आप स्कूल की बात करें अपने, एक सिक्योरिटी गार्ड जैसे बाहर बैठा रहता है कि किसको अंदर जाना है, किसको नहीं जाना है, वो डिसाइड करता है, क्योंकि जो स्कूल के लिए सही है या आपके घर कॉलोनी के लिए सही है। उसी तरीके से ये मेम्ब्रेन्स होती हैं कि सेल के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। ठीक, नेक्स्ट इनके खुद के अंदर के क्या है, इनके जैसे कि अगर मैं मेन फंक्शन की बात करूं तो वैक्यूल्स मिलते हैं किसमें, प्लांट सेल्स में। ठीक है, ये फूड स्टोरेज इनका वर्क रहता है। और अगर मैं बात करूं तो एनिमल्स वगैरह में क्या होता है, बहुत स्मॉल स्मॉल साइज में वैक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक, और बाकी वो सारे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज इनके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। दूसरा, अगर मैं प्लांट सेल में बात करूं तो उसमें क्या रहता है, क्लोरोप्लास्ट रहता है,
जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने में हेल्प करता है। और अगर मैं एनिमल के केस में बात करूं तो उसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, अब हम ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। मैंने आपसे बोला था सिंगल सेलुलर और मल्टी सेलुलर, इससे क्या मीन्स है? देखिए, सिंगल सेलुलर का मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल से बना है। मल्टी सेलुलर का मतलब क्या है, जो मैनी सेल्स, बहुत सारी सेल से बना है। देखिए, जब हमारा डेवलपमेंट, अगर मैं ह्यूमन के केस में बात करूं तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल सेल की बात करते हैं। जैसे इसमें अमीबा दिया है, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास दिए हैं, ये प्रोटोजोन्स है। क्लेमाइडोमोनास जो होता है ये एक एल्गी है, और जो अमीबा है, अमीबा और पैरामीशियम प्रोटोजोन्स है। ऐसे एनिमल्स है जो हम विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते, अपनी नेक्ड आई से इनको नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, अब इनकी सिंगल सेल होती है। सिंगल सेल क्या होती है, अब एक सिंगल सेल क्या ही बनाएगी, वो इनको आउटर मोस्ट बॉडी क्या कर लेती है, कवर कर लेती है। अब अगर मैं मल्टी सेलुलर की बात बताऊं, जिस टाइम पे, अगर मैं एनिमल के केस में बात करूं, हमारा डेवलपमेंट होता है, ब्लास्टोलेशन होता है, गैस्ट्रोलेशन होता है। ये थोड़ा सा आपके लिए लेवल बड़ा हो जाएगा, बस इतना समझो कि उस टाइम पे 3 जर्म लेयर होती हैं। कौन सी होती है? 3 जर्म लेयर होती है। एक होती है कौन सी, एक्टोडर्म। कौन सी होती है? एक होती है एक्टोडर्म, एक्टोडर्म। एक कौन सी होती है? एक होती है मीजोडर्म। कौन सी होती है? मीजोडर्म। एक होती है एंडोडर्म। एंडोडर्म जो होती है बिटवीन मीजोडर्म एंड एक्टोडर्म होती है, एंडोडर्म। ठीक है, अब ये क्या करती है, जिस टाइम पे डेवलपमेंट होता है, अगर मैं जाइकोट की बात करूं, आप देखते हो कि एक, मैंने बोला एक सेल से पूरी ह्यूमन बॉडी बन जाती है। ठीक, तो क्या होता है, जिस टाइम पे डेवलपमेंट हो रहा होता है, आप देखते हो कि हमारी स्किन बन रही है, हमारे अंदर ऑर्गन सिस्टम्स हैं, हमारी आईज वगैरह सारी चीजें। तो जो एक्टोडर्म होती है ये क्या करती है, ये बनाती है नर्वस सिस्टम। क्या क्या बनाती है? एक तो बनाती है ये नर्वस सिस्टम बनाती है, दूसरा ये क्या करती है, हमारे सेंस ऑर्गन्स बनाती है, और क्या बनाती है, स्किन बनाती है। मैं, ये जो 3 लेयर है, अगर एक्टोडर्म की बात करूं, एक तो बना दिया नर्वस सिस्टम, दूसरा क्या बना दिया इसने, दूसरा बना दिया इसने स्किन, जो आपकी एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस बना दी। ठीक है, एपिडर्मिस। और तीसरे नंबर पे जो आपके सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आपकी आंख, नाक, कान जो भी होते हैं, सेंस ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स। ठीक, ये थी एक्टोडर्म की बात। अगर मैं बात करूं जो मीजोडर्म है, मीजोडर्म क्या बनाती है, मीजोडर्म बना, जैसे कि मसल्स हो गई, ठीक है ना, मसल्स है, बोन्स वगैरह है, ये जो भी है कौन बनाते हैं, ये बनाती है मीजोडर्म। मसल्स, मसल्स हो गई, बोन्स वगैरह हो गई। ठीक है, और अगर मैं एंडोडर्म की बात करूं, जितने भी आपके सिस्टम हो गए, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, वो सारे सिस्टम कौन बनाती है, एंडोडर्म। अब आप समझ गए होंगे कि अगर हमें पूरी सारा ऑर्गेनल सिस्टम्स बनाना है, कुछ भी बना, तो उसके लिए इन तीनों लेयर्स का होना, प्रेजेंट होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारे अंदर प्रेजेंट होती है तीनों ही लेयर। कोई लेयर नर्वस सिस्टम बना रही है, हमारे ब्रेन से रिलेटेड सारी चीजें बना रही है, हमारी स्किन बना रही है, सेंस ऑर्गन बना रही है, और एक लेयर ऐसी है जो कि सारे सिस्टम बना, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, सारे सिस्टम, और एक एक सेल है जो हमारी मसल्स बना रही है, बोन्स वगैरह बना रही है। इसीलिए हम कौन से हो गए, मल्टी सेलुलर हो गए। ठीक, अब मैंने बात की यूनिसेलुलर की। यूनिसेलुलर का मतलब क्या, सिंगल सेल। और अब एक सिंगल सेल रहेगी, वो क्या क्या ही बना पाएगी, इसीलिए वो बस आउटर मोस्ट बॉडी को क्या कर लेती है, वो कवर कर लेती है। इसीलिए जैसे अमीबा को आप देखते हो, अगर अमीबा को आप देखोगे, जैसे को फूड वगैरह कैप्चर करता है, अगर उसने फूड वूड लिया, तो उसकी, मान लिया यहाँ पे फूड है, इस फूड को कैसे लेता है उसको, वो इसे अपनी इस तरीके से बॉडी में क्या कर लेता है, सेल में उसको अंदर बाय डिफ्यूजन अपने अंदर बॉडी के अंदर उसको लेके चला जाता है, एनगल्फ कर लेता है, वो क्या कर लेता है, एनगल्फ कर लेता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये होते हैं यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। तो बच्चों हम क्या हुए, हमें मल्टी सेलुलर, क्योंकि हमारे अंदर तीनों जर्म लेयर क्या है, प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अभी थोड़ा सा एग्जाम्पल है, जैसे यूनिसेलुलर में मैंने आपको बताया था, पैरामीशियम हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, और हम मल्टी सेलुलर में कौन सा आ जाते हैं, एनिमल्स, फंजाई, प्लांट्स।
ये सब किस में आ जाते हैं? मल्टी सेलुलर में आ जाते हैं। चाहे प्लांट्स होए या हम एनिमल्स हुए, सब कौन से है? मल्टी सेलुलर है। ठीक है, आगे चलते हैं। सेल मेम्ब्रेन और या इसके बात कर सकते हैं हम किसकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैंने बोला सेल है, उसकी आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? मेम्ब्रेन होती है। प्लांट के केस में कौन सी होती है? सेल वॉल होती है। एनिमल के केस में कौन सी होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। It is the outermost covering of the cell that separates the content of the cell from the external environment. सेल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या करती है? सेपरेट करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है, उसके लिए सिलेक्टिव भी होती है, क्या उसके अंदर भेजना है क्या नहीं है। अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल्स इन इन एंड आउट। सेल में क्या आना है, सेल से बाहर क्या जाना है। एक सिलेक्टिव, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे सिक्योरिटी गार्ड होता है, वो आपके स्कूल के अंदर क्या जरूरी है वो आना। आप जैसे जाते हो, आपकी यूनिफॉर्म, आपका आइडेंटिटी कार्ड जो होता है, अगर आपके पेरेंट्स भी आते हैं तो भी उनसे इन्फॉर्मेशन ली जाती है। उसी तरीके से मेम्ब्रेन होती है। इट इज ऑल्सो prevents the movement of some other materials and is therefore called a selectively permeable membrane। सेलेक्टिव परमेबल की बात करो, अगर उसके अंदर भी कुछ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसमें भी क्या करती है वो, अब उस क्या सही है क्या नहीं है उसके अकॉर्डिंग उसको क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करती है, और उसके अलग अलग वे होते हैं। ठीक है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन एंड लिपिड्स। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो किससे बनी हुई होती है? प्रोटीन से। ठीक है, प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है ना। तो ये होती ये क्या करते हैं? ये इसकी जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको इसके वर्क करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सेल वॉल। अगर हम बात करें प्लांट सेल की, प्लांट सेल में जो आउटर, हमारे जो एनिमल के केस में तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, लेकिन प्लांट के केस में क्या होती है? प्लांट के केस में होती है सेल वॉल। फर्स्ट, हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। सबसे ये क्या होती है? थोड़ी हार्ड सी होती है जो इसको कवर करती है। इसी मैंने बताया, प्लांट्स जो होते हैं, आपने देखा भी होगा, प्लांट्स जो होते हैं एक जगह स्टैंड करते हैं, इसी की वजह से करते हैं। प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल इज कंपोज ऑफ सेलुलोज। किसकी बनी हुई होती है? सेलुलोज। अभी हमने एनिमल्स में पढ़ा था, लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। ऐसे ही सेल वॉल में क्या होता है? सेलुलोज की बनी हुई होती है। सेलुलोज इज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स। सेल वॉल के अंदर सेलुलोज प्रेजेंट होता है, इसीलिए उसको एक स्ट्रक्चरल, एक जो स्ट्रेंथ होती है प्रोवाइड करता है, कौन? सेलुलोज करता है। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल एंड हेल्प्स द प्लांट टू withstand the environmental changes। जो भी एनवायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, उसमें क्या करता है? उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको वहां पे एक तरीके से हेल्प करता है एनवायरमेंट में स्टेबल रहने के लिए। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। अब हम बात करते हैं, मैंने बोला था जो सेल होता है, सेल के अंदर जो मेन पार्ट होता है क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेंटर में प्रेजेंट होता है सेल के। न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है? सेल के सेंटर में प्रेजेंट रहता है। हैज अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखिए, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होगी उसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। डबल लेयर उस पर प्रेजेंट रहती है। क्या रहती है? डबल लेयर प्रेजेंट रहती है। देखिए, मैंने आपसे बात की थी प्रोकैरियोटिक सेल, स्टार्टिंग में की थी कि टू टाइप्स की सेल है। कौन सी है? एक है प्रोकैरियोटिक, एक कौन सी है? यूकैरियोटिक। डिफाइन की थी मैंने। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उनमें और यूकैरियोटिक सेल होती है, मेन डिफरेंस किस चीज का होता है? न्यूक्लियस का ही होता है। प्रोकैरियोटिक सेल जो थी उसमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। उसका जो जेनेटिक जो मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म एक ऐसा पूरा, जैसे कि आपका, जैसे अगर मैं स्कूल की बात करूं, एक जगह है उसके अंदर पूरी बिल्डिंग है, उसी तरीके से साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर सारे ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? प्रेजेंट रहते हैं। उसी तरीके से जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें जो जेनेटिक मटेरियल फ्रीली रहता है उसके अंदर। और जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, न्यूक्लियस ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता। ठीक, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है और डबल लेयर्ड होता है। ठीक है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर विच अलो द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू एंड इट्स आउटसाइड। देखिए, जो न्यूक्लियस होता है उसमें पोर होता है, किस लिए होता है? ताकि उसका कनेक्शन किससे बना रहे? साइटोप्लाज्म में। क्योंकि देखिए, जिस टाइम पे प्रोटीन्स वगैरह बनती है, न्यूक्लियस में भी आती हैं, उसको किस तरीके से साइटोप्लाज्म से बाहर, साइटोप्लाज्म में जाना है, न्यूक्लियस से बाहर जाना, या फिर साइटोप्लाज्म से कुछ न्यूक्लियस में आना है, तो वो उसके लिए क्या होता है? पोर होता है, गेट होता है। ठीक है। कंटेन्स क्रोमोसोम्स, हमने बताया था इसके अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम विच आर रोड लाइक शेप स्ट्रक्चर ओनली व्हेन
अबाउट टू डिवाइड। देखिए, क्रोमोसोम मतलब जेनेटिक मटेरियल की बात हो रही है। प्रोटीन, देखिए जिस टाइम पे हमारा जो डीएनए होता है उसकी लेंथ बहुत होती है, लेकिन उसको क्या होता है, फोल्ड करके न्यूक्लियस में रखा जाता है। और कौन रखती है उसको फोल्ड करके? एक प्रोटीन होती है। जैसे कि एक आप देखते हैं नॉर्मली अपने घरों में देखते हैं पानी का एक पाइप होता है, ठीक, लेकिन जब उसको हमें फोल्ड करना होता है, किसी जो रोप होती है रस्सी वगैरह से उसको क्या करते हैं, फोल्ड करके रखते हैं। उसी तरीके से जो डीएनए होता है हमारा, उसको भी न्यूक्लियस के अंदर फोल्ड करके रखते हैं, ठीक है। और उसको फोल्ड करने में जो हेल्प करती है प्रोटीन होती है, वो कौन सी होती है? हिस्टोन प्रोटीन। कौन सी होती है बेटा? हिस्टोन प्रोटीन होती है। ये हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए, हम यहाँ भी हमने बात की, यहाँ पे क्रोमोसोम की बात की, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि डीएनए होता है न्यूक्लियस में, और आप बताओगे कि मैम पढ़ रही है कि उसके अंदर क्रोमोसोम होता है। तो क्या होता है कि जो डीएनए होता है, इसको फोल्ड करने में हेल्प करती है प्रोटीन। ये दोनों मिलके डीएनए डीएनए और प्लस हिस्टोन प्रोटीन, ये मिलके क्या बनाती है? ये बनाती है क्रोमोसोम। क्या बनाती है बेटा? क्रोमोसोम। समझ आई बात? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, तो इसको हम बोल देते हैं क्या? क्रोमोसोम। ठीक। नेक्स्ट क्या है? क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन फ्रॉम ऑफ न्यूक्लियस। देखिए, क्रोमोसोम क्या है? गुणसूत्र। वो एक पेरेंट से अपने जो प्रोजेनी में होती है उसमें इंफॉर्मेशन क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। मेन काम मैंने बोला, कोई भी सेल तब है जब न्यूक्लियस है, उसमें भी जेनेटिक मटेरियल है। ये ही मेन चीज होती है, ठीक। जैसे एक फोन होता है, उसके अंदर चिप होती है, ठीक है, उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। उसी तरीके से एक डीएनए होता है, क्रोमोसोम होते हैं, उनमें सारी इंफॉर्मेशन होती है जो पेरेंट से अपनी ऑफ स्प्रिंग में, या उनके जो बच्चे होते हैं, प्रोजेनी होती है, उनमें क्या होती है? ट्रांसफर होती है, ठीक। इनहेरिटेंस वो बोलते हैं, जेनेटिक स्टडी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है साइटोप्लाज्म। अब देखिए, हमने बात किसकी कर ली? हमने न्यूक्लियस की बात कर ली। मैंने बोला साइटोप्लाज्म एक ऐसा प्लेस है जिसमें सारे ऑर्गेनेल्स क्या है? प्रेजेंट है। ये स्पेस देता है। इट इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसकी क्या होती है? आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, और उसी के अंदर क्या होता है? क्या प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है। कंटेन्स स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स। जितने भी हम ऑर्गेनल्स की बात करें, इंक्लूडेड न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, वो सब किसमें प्रेजेंट रहते हैं? वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। इसका हम कह सकते हैं प्लेटफॉर्म है जिसमें सारे ऑर्गेनल्स क्या है? प्रेजेंट है, उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेल ऑर्गेनल्स। अब हम बात किसकी करते हैं? अब हम बात करेंगे सेल ऑर्गेनल्स की। हमने सेल की बात की। सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ, एक बेसिक यूनिट है, ठीक। हमने बात की उसमें टू टाइप्स की होती है, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है। मेन टाइप है प्रोकैरियोटिक। अगर यूकैरियोटिक में दोनों में मैं डिफरेंस करूं, तो जो प्रोकैरियोटिक थी उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट था। जो यूकैरियोटिक है वो एक एडवांस सेल आ गई। अब हमने फिर यूकैरियोटिक में वो किया, सेपरेशन किया। तो यूकैरियोटिक में हम प्लांट सेल पढ़ते हैं और एनिमल सेल पढ़ते हैं, ठीक है। उनमें थोड़े थोड़े से डिफरेंसेस थे, वो हमने पढ़े, जैसे सेल मेम्ब्रेन का हो गया, सेल वॉल का हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, ठीक। अब हम बात करेंगे किसकी? उसके अंदर जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, जैसे कि एक एंडोप्लाज्मिक, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और वैक्यूल्स। फर्स्ट हम पढ़ते हैं, देखिए सेल है, पूरी एक सेल क्या है? प्रेजेंट है। अब हम बात करेंगे इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, देखिए सेल है, देखिए यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो ये क्या है? न्यूक्लियस है, ठीक है। ये इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है। इसमें जेनेटिक मटेरियल है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है न्यूक्लियस के पास, ये क्या है? ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक चीज, आप अपनी बुक में दो तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ते होगे। ईआर जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, दो तरीके से पढ़ते हैं। एक पढ़ते हो कौन सा? स्मूथ। और एक कौन सा पढ़ते हो? रफ, जो इसमें दिया हुआ है, इधर देखो आप। रफ एंडोप्लाज्मिक कौन, एक तो रफ पढ़ते हो, एक कौन सा पढ़ते हो? स्मूथ पढ़ते हो। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम ये टू टाइप्स का जो कैसे कैसे होता है। देखिए, जो रफ होता है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि राइबोसोम होते हैं, जो किस में हेल्प करते हैं? प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें इसकी जहां पे सरफेस पे वो क्या प्रेजेंट रहते हैं? राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि राइबोसोम इसकी सरफेस पे प्रेजेंट रहते हैं। तो उसकी सरफेस की
प्रेजेंट रहने की वजह से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी वो सरफेस थोड़ी सी खुरदुरी रफ रफ सी हो जाती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, उस वाले पार्ट को बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहां पे राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं। और जहां पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं रहते उसको क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट है, ये कौन सी है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, एंडोप्लाज्मिक ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब एंड शीट एक्सटेंड थ्रू साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में होता है, न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट रहता है। टू टाइप्स का होता है, हमने भी पढ़ा, रफ होता है और कौन सा होता है, स्मूथ होता है। रफ कौन सा होता है, जिसकी सरफेस पे जहां पे राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं। सर्व्स एज अ चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। कोई भी प्रोटीन है, न्यूक्लियस से बन के जा रही है, तो उसको जो प्लेटफॉर्म दे रहा है, उसको जो एक चैनल प्रोवाइड करा, चैनल का मतलब होता है उसके अंदर से मॉडिफिकेशन होके किसी चीज का बाहर जाना है। मैंने अभी आपको दिखाया था कि यहाँ पे, इसमें यहाँ पे कहाँ पे प्रेजेंट है, ये सेल न्यूक्लियस के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहां से न्यूक्लियस से कांटेक्ट हो रहा है और इधर से कहां से हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। मान लिया न्यूक्लियस से कोई प्रोटीन बन के जा रही है, वो कहां पे जाएगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एज ए चैनल, किसी भी चैनल का वर्क होता है कि वो वहां से होके उस चीज को दूसरी तरफ को पहुंचा दे, ट्रांसपोर्ट कर दे। ठीक है, function as a cytoplasmic framework providing surface for the biochemical activities। बायोकेमिकल एक्टिविटीज का मतलब क्या है, इसकी सरफेस पे क्या प्रेजेंट रहते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। तो जिस टाइम पे प्रोटीन बनती है उस टाइम पे इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसको क्या करता है, जिस एक प्रोटीन न्यूक्लियस से बनके जिस टाइम पे साइटोप्लाज्म में जाना होता है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होते हुए हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे प्रोसीजर है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये एक एज ए चैनल की तरह वर्क करता है, न्यूक्लियस पे प्रेजेंट रहता है। और टू टाइप्स का होता है, रफ और स्मूथ होता है। रफ इसलिए होता है क्योंकि राइबोसोम उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर मॉडिफिकेशन जो होते हैं उसमें अलग अलग प्रोटीन्स क्या करती है, रोल प्ले करती है। नेक्स्ट है गोल्गी बॉडीज। अब देखिए, हमने ये देखिए, ये तो हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी से अगर ये ग्रीन कलर की जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये क्या है, गोल्गी बॉडीज होती है। ये एज ए पोस्ट ऑफिस वर्क करती है। जैसे पोस्ट ऑफिस का क्या काम होता है कि कोई भी जैसे अपना कोई लेटर वगैरह, कोई कुछ भी पोस्ट होती है, वो पोस्ट ऑफिस से होते हुए जो जिसके पास जानी होती है उसके पास जाती है। मैंने अभी बात की, अगर न्यूक्लियस में कोई प्रोटीन बन रही है, सबसे पहले किसके पास जाएगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाएगी। अब एक चीज होती है, जैसे कि हमारी आर्मी होती है वो कोड वर्ड में वर्क करती है। ठीक है, काम करती है। उसी तरीके से जो हमारे सेल के ऑर्गेनल्स है वो भी कोड वर्ड में वर्क करते हैं। जैसे कोई भी प्रोटीन कहाँ बनी, वो न्यूक्लियस के अंदर बनी। ठीक है, अब उसके अंदर और मॉडिफिकेशन जाने, वो कहाँ जाएगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगी। तो जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगी तो उसके पास में कुछ टैग होते हैं। वो क्या टैग होते हैं, उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो प्रोटीन होती है वो उसको पहचान लेती है। अब यहाँ मॉडिफिकेशन होते हैं, यहाँ से मॉडिफिकेशन होने के बाद में मान लिया जैसे कि अ, कोई भी मतलब केराटिन प्रोटीन का ही बनना है। ठीक है, केराटिन प्रोटीन का ही बनना है, तो न्यूक्लियस में केराटिन प्रोटीन बन गई। उसके बाद में उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होने, वो कहाँ पे गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में गई। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन हुए, अब ये कहाँ जाएगी, गोल्गी बॉडीज में जाएगी। अब फाइनली यहाँ मॉडिफिकेशन हो जाएंगे। अब उस प्रोटीन को जहां पे भी जाना है, जहां पे भी जाना है वो वहां से उसको क्या कर देगी, पोस्ट कर देगी। ठीक है, अब एंड गोल्गी बॉडी में जाएगी, गोल्गी बॉडी से होते हुए कहाँ जाएगी, ये बाहर जहां भी उसको वर्क परफॉर्म करना वहां पे चली जाएगी। ठीक है, देखिए, फर्स्टली इसको डिस्कवर किसने किया था, कैमिलियो गोल्गी ने नाम किया था। इसी इन्हीं के नाम पे इसको क्या रखा गया, गोल्गी बॉडीज इसको नाम रखा गया। इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज, हाँ देखिए, पैरेलल्स ईच अदर इन स्टॉक्स और इसको बोलते हैं सिस्टर्न्स। देखिए, सबका ऑर्गेन्स का अपना करने का, वर्क करने का अलग अलग एक तरीका होता है। जैसे मैंने अभी बोला, पोस्ट ऑफिस में अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है, एक क्या होता है, एक उनका एनवेलप होता है। ठीक है, एक क्या होता है, उनका एनवेलप होता है। उस एनवेलप में उनका क्या होता है, उनका खुद का अपना एक स्टिकर होता है। ठीक है, उसमें जैसे कि किसी को स्पीड पोस्ट करनी है, नॉर्मल जिसको पोस्ट करनी है, उसी तरीके से जो गोल्गी बॉडीज होती है उसमें कुछ वेसिकल्स होती हैं जिनको क्या बोलते हैं, सिस्टर्न्स बोलते हैं। ठीक है, वो क्या करती है, वो
उस जो भी प्रोटीन बन है जिसका मॉडिफिकेशन होना है, एक मैसेज है, उसको अपने अंदर क्या कर लेती है, कवर कर लेती है। उसके बाद उसको द मटेरियल synthesized near the ER endoplasmic reticular packaged and dispatched to various target inside। ठीक है, कुछ भी है जो भी प्रोटीन है उसको क्या करती है, इसमें मॉडिफिकेशन करती है, वेसिकल में कवर करती है और बाहर की तरफ क्या कर देती है। इसके इन्वॉल्व कौन होता है, लाइसोसोम। हम लाइसोसोम के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो अगर मैं ईआर की बात करूं तो वो एक चैनल है जो न्यूक्लियस से प्रोटीन को बाहर निकाल रहा है, फिर कहाँ भेज रहा है, गोल्गी बॉडीज में भेज रहा है। गोल्गी बॉडीज उसके अंदर कुछ जरूरी मॉडिफिकेशंस होते हैं, उनको करती है और अपने एक वेसिकल में उसको कवर करती है और बाहर भेज देती है। नेक्स्ट आता है लाइसोसोम। देखिए, लाइसोसोम को हम सुसाइड बैग भी कहते हैं। इसके अंदर ऐसे कुछ डाइजेस्टिव, कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि अभी आज के बारे में पढ़ते हैं, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, इसको गार्बेज सिस्टम भी बोल देते हैं। कीप द सेल क्लीन, सेल को क्लीन करने के लिए। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं डाइजेस्टिव, हम खाना खाते हैं, बहुत सारे कुछ मतलब ऐसे कुछ भी हम चीजें, कुछ ऐसी चीजें खा लेते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है, या फिर डाइजेस्टिव जो ऑर्गेनल्स होते हैं, जो कुछ सेल्स होती है, उन सबको किल करने के लिए इसके अंदर क्या बनते हैं, एंजाइम्स बनते हैं। ठीक है, एनी फॉरेन मटेरियल, फॉरेन मटेरियल का मतलब क्या है, कोई भी ऐसा मटेरियल जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, उनको किल करने के लिए क्या बनाते हैं, ये कुछ एंजाइम्स बनाते हैं। कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल। मेन बात है, इनके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स बनते हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। कुछ भी बाहर से आया हुआ कोई भी ऐसा मटेरियल, कुछ भी हमारी बॉडी के अंदर है, उसको किल, जैसे हमने कुछ भी हार्मफुल खा लिया, उसको किल करने के लिए एंजाइम्स को बनाते हैं। ठीक है, उनको लाइसोसोमल एंजाइम्स बोलते हैं। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। देखिए, सबके अपने नाम हैं। जिसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक, वो एक एज ए चैनल वर्क करता है। गोल्गी बॉडीज है, वो एज ए पोस्ट ऑफिस वर्क करती है। लाइसोसोम है, उसको सुसाइड बैग भी बोलते हैं, गार्बेज बैग भी बोलते हैं। ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज रिलीज्ड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, कुछ भी बॉडी के अंदर कहीं पे भी कोई सेल बन रही है, कोई मॉडिफिकेशन हो रहा है, सबको करने के लिए किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। उस एनर्जी को कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया देता है। जैसे कि अगर हम किसी शॉप पे कुछ सामान लेने जाएंगे, तो हम उसको पेपर नहीं देंगे, पेपर देंगे, अब बोलेंगे कि हमें बिस्किट दे दीजिए या फिर हमें ब्रेड दे दीजिए, उसको क्या देने होंगे, पैसे देने होंगे। उसी तरीके से हमारी बॉडी में कुछ भी वर्क होता है तो उसके लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और एनर्जी कहाँ से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल, जैसे कि एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसको कहते हैं। एटीपी किस, एटीपी एनर्जी का ही एक रूप है। जैसे मैं बात करूं, हम हमारे यहाँ पे करेंसी होती है, पैसे जो होते हैं उसका एक करेंसी होती है, ऐसे ही यहाँ की करेंसी क्या होती है, एटीपीज होती है। एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन, इसकी भी कौन सी होती है, टू मेम्ब्रेन इस प्रेजेंट होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक ओन प्रोटीन, दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। सबसे खास बात क्या है, इसकी खुद की अपनी प्रोटीन्स होती है, खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम होता है। डीएनए और राइबोसोम एक साथ प्रेजेंट है, मतलब इसकी खुद अपनी प्रोटीन बना लेता है। प्रोटीन बनाने के लिए डीएनए राइबोसोम का होना प्रेजेंट है, इसका खुद का होता है। तो इसके बारे में खास बात क्या है, पावर हाउस होता है सेल का, एनर्जी प्रोवाइड कराता है, खुद का डीएनए होता है और खुद का ही राइबोसोम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्लास्टिड। नेक्स्ट क्या है, प्लास्टिड। प्लास्टिड इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स इन द सेल, प्लांट सेल, एल्गी, जो भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन बहुत सारे ऐसे होते हैं, उनके मतलब जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होनी होती है, प्लास्टिड मिलता है। टू टाइप्स का होता है, क्रोमोप्लास्टिड जो कलर्ड टाइप होता है, या फिर तो होता है ल्यूकोप्लास्टिड जो कलरलेस होता है। ठीक है, प्लास्टिड कंटेनिंग ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल और आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। देखिए, हमने क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ा था। वो प्लास्टिड होता है, उसके अंदर क्या, वो क्या क्या उस प्रेजेंट रहता है, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहते हैं। मैंने बताया दो फॉर्म होती है इसकी, एक कलर्ड होती है, क्या होती है, कलरलेस होती है। ठीक है, जो प्लास्टिड होता है, स्टोर मटेरियल एज स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स। ठीक है, ये क्या होता है, कलरलेस होता है। प्लास्टिड कंटेन मेम्ब्रेन लेयर एम्बेडेड इन अ मटेरियल कॉल्ड स्टोमा, has a similar structure like the mitochondria, have their own DNA राइबोसोम। देखिए, जो प्लांट सेल होती है, उनको फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए जो पौधे होते हैं अपना खाना बनाते हैं, उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, प्लास्टिड प्रेजेंट रहता है। प्लास्टिड में
क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होनी है, उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। हम पढ़ते हैं ना कि इस टाइम पे फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्लोरोफिल की हेल्प, क्लोरोफिल का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी, क्योंकि लाइट को वो ही कैप्चर करते हैं, उसके बाद फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होती है। ठीक, तो जिस तरीके से एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करते हैं, उसमें क्या होता है कि वो उसका खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है। ऐसे ही प्लास्टिड का भी खुद का डीएनए होता है, खुद का ही क्या होता है? राइबोसोम होता है। आगे हम पढ़ते हैं वैक्यूल्स। इनको अगर मैं बात करूं तो प्लांट सेल में ये काफी साइज में बड़े होते हैं, एनिमल सेल में वो छोटे होते हैं। स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स, इनका वर्क ही होता है स्टोरेज का। स्मॉल साइज वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल, लार्ज इन प्लांट्स। इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सेप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी ऑफ सेल। वैक्यूल्स स्टोर अमीनो एसिड, शुगर, वेरिस, मतलब इनका वर्क क्या होता है? स्टोरेज का वर्क होता है। वो सेल को रिजिडिटी क्या करते हैं? प्रेजेंट करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। इन अमीबा द फूड वैक्यूल्स कंटेन द फूड आइटम्स। वैक्यूल्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट ऑफ फ्रॉम द सेल। क्या करते हैं कि जो अगर प्लांट सेल की बात करें तो कुछ भी जो एक्सेस वाटर जो होता है, उस मतलब एक तरीके से बैलेंस करने के लिए, वाटर बैलेंस करने के लिए इसके अंदर, सेल के अंदर, और उसका जो वेस्ट होता है बाहर निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये आज जो सेल था, इसके सेल के बारे में हमने पढ़ा है। शॉर्ट है, अगर आप अपनी एनसीईआरटी में देखें, अगर हम लाइन बाय लाइन पढ़े, उसके अंदर एक्टिविटीज दी हैं बहुत सारी, उसके अंदर वो बहुत डिफरेंट हो जाती है। मैंने क्या किया, थोड़ी उसमें कुछ जो मेन मेन स्लाइड्स थी, मेन मेन जो पार्ट्स थे, उनको मैंने रखा, ठीक, जिससे कि इजिली आपको क्या आ जाए, समझ में आ जाए वो सारी चीजें। मैंने आपसे क्लास में भी वो सारी चीजें डिस्कस की थी। आई होप आपको सारी चीजें समझ आई हो। थैंक यू।